Yes, good morning, and welcome to the session. Is there anything to ask from yesterday's lecture? कल के व्याख्यान से कुछ पूछना है? इधर किसी ने कहा या हाँ बोलो। बाद में तो चलिए क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, मतलब आपको पूरी आज़ादी है, पहले दौरान बाद में। हाँ, आज थोड़ा नहीं, आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी साजिश के तहत लेट से आया हूँ। मैं बेसिकली एक पूजा फंक्शन में जाना था मुझे, तो वहाँ रुक गया। सोचा था 5 मिनट में निकल जाऊँगा, लेकिन सब अपनी ही बिरादरी वाले मास्टर थे, सबने कहा थोड़ी देर रुक जाओ। तो क्लास के टाइम से पहले तो आ ही गया हूँ, बट आपको जो अतिरिक्त समय देता था 20-25 मिनट पहले, वो नहीं दे पाया। असुविधा के लिए खेद है। कल से मेरी कोशिश रहेगी कि आपको असुविधा ना हो। चलिए, आपने कल हम लोगों ने पढ़ा था लोकतंत्र में सिविल सेवा का क्या मतलब है, और इस टाइटल का हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया था, विग्रह कर दिया था। पहले जाना कि सिविल सेवा का मतलब क्या है, और फिर हमने समझा कि लोकतंत्र का अभिप्राय क्या है। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में सिविल सेवाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। ये पूरी कहानी अगले 1 घंटे तक बिल्कुल फुल डेडिकेशन के साथ आप समझेंगे जो मैं समझाऊंगा। जहां जरूरत होगी लिखवाने की, वहां मैं आराम आराम से आपको लिखवा दूंगा। समझाने के क्रम में जो भी बोर्ड वर्क करूं, आपसे अपेक्षित है कि आप उसे अपनी नोटबुक में फॉलो करते चलेंगे, है ना। क्योंकि हम लोग कल ही डिस्कस कर चुके थे कि इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से फेसेट्स डिस्कस किए जाएंगे। 4-5 फेसेट्स हैं। येस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, यू आर मोस्ट वेलकम टू द सेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति, आकांक्षा, अजय, आशु, दुर्गेश, प्रेरणा, सविता एंड ऑल। बहुत सारे नाम हैं, सबका नाम नहीं ले सकता। देखिए, सिविल सेवाओं की उत्पत्ति व विकास आज के व्याख्यान का पहला विमर्श का मुद्दा है, डिस्कशन का ये मुद्दा है। देखिए, अगर हम वैश्विक स्तर पे बात करें तो सिविल सेवा जैसी संस्था का विकास दुनिया में सबसे पहले चीन के अंदर हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम इसके लिए खुद ही काफ़ी हैं। यानी भारत में भी सिविल सेवा का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। मतलब औपचारिक तो नहीं, औपचारिक तो आधुनिक सिविल सेवा को बोलेंगे आप, फॉर्मली, लेकिन इनफॉर्मली हमारे यहाँ सिविल सेवा का बहुत पुराना इतिहास है, हजारों वर्षों का पुराना इतिहास है। जब आप मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा मौर्य काल में कुछ टर्म्स यूज किए जाते थे, अध्यक्ष, राजोक, ऐसे होते थे ना। ये बेसिकली प्रशासन में शामिल अधिकारी होते थे। ये प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन करते थे, मतलब राजा को शासनिक प्रशासनिक परिक्षेत्र में मदद प्रदान करते थे, उनको सलाह देते थे, राजा के निर्णयों को लागू कराते थे। समझ रहे मेरी बात? फिर उसके बाद देखेंगे कि प्राचीन काल में, जब गुप्त काल में आप आते हैं, गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता रूल के दौरान, तो गुप्त वंश के शासन के दौरान भारत में प्राचीन नौकरशाही मौर्य वंश के शासन की तुलना में अधिक संगठित होकर उभरती है ना। प्राचीन से अगर हम मध्यकाल में छलांग लगाएं तो आपको मालूम होगा, पढ़ा होगा इतिहास में, मुगल कालीन भारतीय इतिहास में मनसबदारी प्रथा एक बड़ी, हाँ, वेल टू डू सिस्टम हुआ करती थी। दैट वाज लार्जली डेडिकेटेड टुवर्ड्स रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। मनसब होते थे ना। हाँ, तो मनसबदारी प्रथा को भी हम नौकरशाही या सिविल सेवा से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें शामिल लोग ना तो राजनैतिक होते थे और ना ही न्यायिक होते थे। और जो राजनैतिक और न्यायिक परिक्षेत्र से बाहर से हो, समझिए कि वो सिविल सेवक है। क्लियर है ये बात? लेकिन आज आप जिस रूप में भारत में सिविल सेवा का स्वरूप देखते हैं, इसकी उत्पत्ति 17वीं सदी के भारत में हुई,
जब भारत को भारत नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत कहकर संबोधित किया जाता था। क्लियर है ये बात? हाँ। 17वीं सदी में सिविल सेवा की जो नींव रखी गई, आज मैच्योर होते होते यह सिविल सेवा 2025 में प्रवेश कर चुकी है। कई सारे उतार चढ़ाव, कई सारे अनुभव, खट्टे मीठे, ये सारी चीज़ें आपके सामने भी है और पब्लिक डोमेन में भी है। अगर आप उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए, एक डायग्रामेटिक अप्रोच को फॉलो करते हुए हम लोग इसके क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को मेंटेन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम प्राचीन भारत की, है ना? प्राचीन भारत, कि भारत में सिविल सेवा की उत्पत्ति व विकास के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो प्राचीन भारत के अंदर आप रेफरेंस देंगे कि मौर्य काल में, मौर्य काल में मौर्य काल में आधुनिक सिविल सेवा से ही मिलती जुलती व्यवस्था देखी जा सकती थी। सेवा से मिलती जुलती व्यवस्था देखी जा सकती है। कैसे देखी जा सकती है? मौर्यकालीन इतिहास का अध्ययन करके, है ना? उदाहरणार्थ, मौर्य काल में कुछ ऐसे पद थे जो आज के सिविल सेवकों के पद से मिलते जुलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। जैसे अध्यक्ष, राजोक इत्यादि मौर्यकालीन पद आज के सिविल सेवकों से पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। ये एक पॉइंट अपने दिमाग में आप रखेंगे, है ना? फिर जब हम मौर्य काल से आगे निकलते हैं प्राचीन प्राचीन भारत में, तो बारी आती है गुप्त काल। गुप्त काल में सिविल सेवकों का स्वरूप अपेक्षाकृत पहले से संगठित था, यानी मौर्य काल की तुलना में अधिक संगठित हुआ। गुप्त काल में तत्कालीन, अगर बोर्ड पे ना दिखे तो मेरी आवाज पे फोकस करेंगे, तत्कालीन सिविल सेवाएं व उनके पदाधिकारियों का स्वरूप मौर्य काल की तुलना में अधिक संवर्धित हुआ। संवर्धित हुआ मतलब परिष्कृत हुआ, एनरिच्ड हुआ, है ना? एनरिच्ड हुआ, पहले से एनरिचमेंट आई, परिष्करण आया, संवर्धन आया। अब इसके बाद सीधे हम स्विच करेंगे, मुगल काल का थोड़ा सा रिफरेंस देंगे, राजस्व प्रशासन का, है ना? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। आज भी देखेंगे सिविल सेवकों की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी रेवेन्यू प्रशासन की भी होती है, राजस्व प्रशासन।
जैसे आप देखिए लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिलाधिकारी को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। जिलाधिकारी सह समाहर्ता, समाहर्ता, समाहर्ता की हैसियत से वो क्या करता है? मजिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता, राजस्व से जुड़े हुए दायित्वों का निर्वहन करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? बस इसको प्रॉपर ध्यान से समझते चलिए, जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। और क्वेश्चन कम से कम 7-8 क्वेश्चन मैं इस पे दूंगा पूरे टॉपिक पे। अगर उन्हें आपने मास्टर कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, ये टॉपिक आपका सिक्योर हो जाएगा हमेशा के लिए। अब प्राचीन काल के बाद सीधे हम कहाँ बढ़ने वाले हैं? हाँ, मध्यकाल में, मध्यकालीन भारत में। मध्यकाल, मध्यकाल का अगर शासन देखेंगे तो भाई मध्यकाल में मुख्य तौर पे दिल्ली सल्तनत और मुगलिया शासन, यही दो कंसिडर किया जाता है। इसमें प्रोमिनेंट रूप से आप किसका हवाला देंगे? मुगल शासन। मुगल शासन के दौरान राजस्व प्रशासन से जुड़ी हुई व्यवस्था, इसे मनसबदारी प्रथा कहते हैं। का बड़ा चलन था, चलन था। ये जो मनसबदारी प्रथा है, जाहिर सी बात है उन दिनों की सिविल सेवा को निर्दिष्ट करती है। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। फिर जब आप इससे आगे बढ़ेंगे जब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो हम किधर किधर आएंगे? आधुनिक काल में ना। हम्म, अब मध्यकाल के बाद हम कहाँ आ जाएंगे? आधुनिक काल में। आधुनिक काल, आधुनिक काल को हम यहाँ पर दो खंडों में खंडित करेंगे। एक बोलेंगे ब्रिटिश भारत में, है ना, ब्रिटिश भारत में। और दूसरा आज़ाद भारत में, है ना, आज़ाद भारत में। आज़ाद भारत में जो सिविल सेवा है वही हमारी आज की सिविल सेवा है, और इसकी जड़ें सीधे तौर पे किसको छूती है? ब्रिटिश भारत में प्रचलित सिविल सेवा व्यवस्था को, है ना। तो आप कह सकते हैं कि आधुनिक दौर में सिविल सेवा की जो उत्पत्ति होती है वो बेसिकली अंग्रेजी हुकूमत के साथ होती है। किसके साथ? अंग्रेजी हुकूमत के साथ। और ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश भारत के अंदर, आप कहें तो दूसरी स्लाइड चूज कर लूँ? हाँ, ताकि ये बहुत जीग जैग ना हो, पता चला लेंस लगाना पड़े देखने के लिए। अब मैं यहाँ से जो चर्चा है ना वो नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ आपके साथ, है ना। देखिए, क्योंकि हम लोकतंत्र में सिविल सेवा की के बारे में जानकारियाँ किस मकसद से हासिल कर रहे हैं? शासन के मकसद से ही तो हासिल कर रहे हैं, शासन प्रशासन। तो आपको तो मालूम ही है कि जो भारत भारत में वर्तमान शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश की ही लिगेसी है, ब्रितानियों की ही लिगेसी है। उन्होंने जो व्यवस्था डेवलप की उसी को हम क्या किए हुए हैं? थोड़े मोड़े परमुटेशन कम्बिनेशन के साथ, क्रमचय संचय के साथ बनाए हुए हैं और उसी में आगे बढ़ रहे हैं। तो द एंटायर इंडियाज गवर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इज लार्जली द लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो भारत का जो शासनिक प्रशासनिक ढांचा है प्रमुखतः भारत में ब्रिटिश शासन की ही देन है। अगर भारत में ब्रिटिश शासन को हम संक्षेप में समझ लें तो भारतीय शासनिक प्रशासनिक स्वरूप को समझना आसान हो जाएगा, सिविल सेवाओं की प्रवृत्ति को समझना आसान हो जाएगा। तो देखिए,
ब्रिटिश भारत में शासन को समझने के लिए हम इसे दो कालखंडों में बांटते हैं। कितने कालखंडों में? दो कालखंडों में। एक बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और दूसरा कहते हैं ब्रिटिश ताज का शासन। क्राउन को ही हिंदी में ताज बोला जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और ब्रिटिश ताज का शासन। देखिए, दोनों के बीच जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है, जो विभाजक रेखा है, वो बोलते हैं हम द रिवोल्ट ऑफ 1857 को, 1857 की क्रांति को या विद्रोह को। तो द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 ईस्वी का विद्रोह, इसने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी। अंग्रेजों को लगा कि अभी तक भारत में शासनिक प्रशासनिक उद्देश्य से जिस तरह की रवैये का हम अनुसरण कर रहे हैं, शायद ब्रिटिश भारतीयों को सूट नहीं कर रहा है। इसलिए शासनिक प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य में आमूल-चूल बदलाव की आवश्यकता है। और यहीं पर साफ साफ तय कर लिया गया कि अब ब्रिटिश भारत के शासन का दारोमदार कतई ईस्ट इंडिया कंपनी के कंधों पर, किसके नियंत्रण में होगा? ब्रिटिश ताज। समझ रहे हैं मेरी बात? खैर, अब 1857 से पहले ही हमारे यहाँ सिविल सेवा की नींव रख दी गई थी। तो जाहिर सी बात है, अगर 1857 से पहले अंग्रेजों ने भारत में सिविल सेवा की नींव रख दी, तो इसका मतलब कि उन दिनों ब्रिटिश भारत पे हुकूमत किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मुख्य शासी निकाय थी, शासी निकाय आप कह सकते हैं गवर्निंग बॉडी, उसको उसको क्या बोलते थे? निदेशक मंडल। ध्यान रखना, निदेशक मंडल, निदेशक मंडल। अंग्रेजी में इसको बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मैं बिल्कुल शुरुआत की बात कर रहा हूं, है ना? आप 1784 के बाद वाली बात कर रहे हैं, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं। क्योंकि सिविल सर्विसेज की रूपरेखा भारत में शुरुआती दौर में आप देखेंगे 1675 में ही इसका अंकुरण होने लगा था। 1675 मतलब 17वीं सदी। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो ये फिगर बनाया हूँ ना, आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में हमारे यहाँ जो सिविल सेवा की उत्पत्ति होती है वो 17वीं सदी में होती है, 17th सेंचुरी, यानी 1600 समथिंग। हाँ, तो 1675 ईस्वी में पहली बार आप कह सकते हैं कि सिविल सेवा की उत्पत्ति हेतु, पैदाइश हेतु बीजारोपण किया जाता है, बीज रोपा जाता है। आएंगे उस कहानी पे। बस ये समझ लीजिए कि उन दिनों हमारे यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ज़्यादातर व्यवसायिक गतिविधियों में थी। भाई, शुरुआत में तो व्यवसाय ही कर रही थी, शुरुआत में हमारे ऊपर राजनैतिक हुकूमत नहीं कर रही थी, हमारे ऊपर शासनिक प्रशासनिक हुकूमत नहीं चला रही थी, वो अपना काम कर रही थी, व्यापार व्यवसाय। तो इस व्यापारिक कंपनी के अंदर जो सबसे ताकतवर बॉडी थी, सबसे ताकतवर संगठन था, उसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल। क्लियर है ये बात? निदेशक मंडल ये कंपनी से संबंधित सारे दायित्वों का निर्वहन करता था, सारे बड़े बड़े फैसले लेता था। ठीक है, निदेशक मंडल ये क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य शासी निकाय। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, चीफ गवर्निंग बॉडी, चीफ गवर्निंग बॉडी, निकाय नहीं, निकाय, मुख्य शासी निकाय, है ना? खैर, देखिए, क्योंकि शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी इट वाज लार्जली इंडल्ज इनटू कमर्शियल अफेयर्स। हाँ, ये कमर्शियल अफेयर्स को ही
देखती थी व्यापारिक व्यवसायिक गतिविधियों को। प्रारंभ में यह कंपनी व्यापारिक व्यवसायिक गतिविधियों तक सीमित थी। और समझ लीजिए कि उस समय कंपनी का जो आंतरिक प्रशासन था, इसमें शामिल लोगों को पहचानने के लिए या संबोधित करने के लिए सिविल सेवक शब्द बोला गया। क्योंकि देखिए कंपनी के अंदर कौन कौन काम करते थे? अर्थतंत्र से जुड़ी हुई गतिविधियों को अंजाम देने वाले पदाधिकारी, सुरक्षा का रख रखाव करने वाले पदाधिकारी, जैसे नौसेना के, थल सेना के। अब नौ सैनिकों व थल सैनिकों से अलग आर्थिक गतिविधियों में लिप्त अधिकारियों को पहचानने के लिए, संबोधित करने के लिए उन्हें क्या कहा जाने लगा? सिविल सेवक। समझ रहे मेरी बात? सिविल सेवक। फिर से सुनिए, शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो सिविल सेवक शब्द का प्रयोग किया गया, ये बेसिकली उन कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों को एक पहचान दिलाने के लिए या संबोधित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया, जो थल सेना या नौसेना से जुड़े हुए कर्मचारी नहीं थे। यानी व्यापारिक व्यवसायिक गतिविधियों को, आर्थिक गतिविधियों को परिचालित करने वाले पदाधिकारियों को संबोधित करने के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल में आएगा? सिविल सेवक। ये बात सबको समझ में आई? हाँ, मैं एक लाइन में यहां लिख देता हूं। व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े पदाधिकारियों को संबोधित करने के लिए सिविल सेवक शब्द का प्रयोग किया गया। सिविल सेवक शब्द का प्रयोग किया गया। क्यों किया गया? ताकि कंपनी के थल सेना व जल सेना से जुड़े हुए पदाधिकारियों से इन्हें अलग दिखाया जा सके। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, इन्हें कंपनी के थल सेना व नौसेना यानी नेवल विंग, नौसेना से जुड़े अधिकारियों से अलग करने के लिए, यानी जो लोग कमर्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे कंपनी के अंदर, उनको क्या बोला जाएगा? सिविल सेवक बोला जाएगा। क्लियर है ये बात? अब देखिए, पहली बार सन 1675 ईस्वी में इन्हीं कमर्शियल एक्टिविटीज में सम्मिलित कर्मचारियों को श्रेणीबद्ध किया गया, कैटेगराइज्ड किया गया। समझ रहे मेरी बात? अलग अलग श्रेणियों में। देखते हैं वो श्रेणियां क्या थी, और यहीं से पहला रेफरेंस मिलता है भारत में सिविल सेवा का। सोलह सौ पचहत्तर ईस्वी। बताइए कौन सी सदी कहलाएगा ये? मैंने कहा था ना कि 17वीं सदी में हमारे यहाँ सिविल सेवा का बीजारोपण हुआ। ठीक। तो 1675 ईस्वी में पहली बार कंपनी ने अपने सिविल सेवकों को क्या किया? श्रेणीबद्ध किया, है ना? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ईआईसी लिखूं, चलेगा? ठीक। आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। तो ईआईसी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार सिविल सेवकों को श्रेणीबद्ध किया, है ना, कैटेगराइज्ड किया। कौन सी कैटेगरीज बनी? सबसे पहले
मतलब निचले पायदान पे रखा गया अप्रेंटिस। क्या लिखोगे? अप्रेंटिस। रेलवे वेलवे में देखा होगा ना, अप्रेंटिस वगैरह की वैकेंसी आती है। अप्रेंटिस। अप्रेंटिस को हिंदी में बोला जाता है शिक्षु। क्या बोलते हैं? शिक्षु। आपको इच्छा करे कि शिक्षु नहीं लिखना है, भूल जाएंगे, अप्रेंटिस याद रहेगा, तो हिंदी में मतलब देवनागरी में ऐसे ही अप्रेंटिस आप लिख देंगे, ठीक है। दूसरा, राइटर, चाहे हिंदी लिखना तो लिख लीजिए, लेखक। लेखक। तीसरा, फैक्टर। अब अगर इसका हिंदी रूपांतरण आप कर दिए तो गुड़ गोबर हो जाएगा। फैक्टर का हिंदी कारक होता है। कारक जैसा कोई शब्द ईस्ट इंडिया कंपनी की डिक्शनरी में नहीं था, तो हिंदी में भी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? फैक्टर। हाँ, कई जगहों पर लोग गूगल ट्रांसलेशन कर देते हैं, गड़बड़ हो जाता है। फैक्टर। इसके बाद आता है जूनियर मर्चेंट, कनिष्ठ व्यापारी। जूनियर मर्चेंट है ना। जूनियर मर्चेंट, कनिष्ठ व्यापारी। फिर बारी आती है सीनियर मर्चेंट, वरिष्ठ व्यापारी। फिर भी मैं कहूँगा कनिष्ठ वरिष्ठ ये सब मत लिखिएगा, जूनियर सीनियर मर्चेंट लिख ही सकते हैं। हाँ, तो इस 1675 ईस्वी में इस तरह से कंपनी के सिविल सेवकों को कैटेगराइज्ड किया गया। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी तक ये प्रशासनिक दायित्व मतलब एक तरह से कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशन को ही ये देख रहे थे। मतलब कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास नहीं आया था, लोक शासन प्रशासन का दायित्व नहीं था, लेकिन भविष्य में आना था। समझ रहे हैं मेरी बात? भविष्य में ये दायित्व आना था। आगे चलकर 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई होती है, और बक्सर की लड़ाई ने आधुनिक भारत के इतिहास को, मतलब कह सकते हैं कि मध्यकालीन इतिहास को या उत्तर मध्यकालीन इतिहास को अचानक से आधुनिक इतिहास के दौर में लाकर खड़ा कर दिया। और यहीं से अंग्रेजी सत्ता की औपचारिक नींव रखी जाती है। बैटल ऑफ 1764। भारत में अंग्रेजों ने राजनैतिक सत्ता क्या कर ली? स्थापित कर ली। अब इन सिविल सेवकों की भूमिका पढ़नी थी। समझ रहे हैं मेरी बात? अब इनकी भूमिका पढ़नी थी। अब यहीं पर सिविल सेवकों को बढ़िया प्रशिक्षण दिया जा सके, इनमें गुणवत्ता लाया जा सके, इन सब से संबंधित पहल होने लगी। भाई अब कंपनी को केवल व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए दायित्वों का ही निर्वहन नहीं करना था, बल्कि हाँ, लोक प्रशासन से जुड़े हुए दायित्वों का भी निर्वहन करना था, क्योंकि अब कंपनी ने अपनी सजरेंटी इकोनॉमिक डोमेन के साथ साथ पॉलिटिकल डोमेन में भी स्थापित कर ली है। तो अब यहीं से सिविल सेवकों के दायित्वों में विस्तार आना था। आया भी। सिविल सेवकों के दायित्वों में विस्तार। अब तय किया गया कि सिविल सेवा को थोड़ा सा सुनियोजित रूप दिया जाए, सिविल सेवा को अपेक्षाकृत औपचारिक रूप दिया जाए। इससे पहले ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत के दौरान सिविल सेवा का जो रूप मैंने आपके सामने डिस्कस किया या प्रदर्शित किया, वो औपचारिक रूप नहीं है। वो तो बस इतना ही था कि उन कर्मचारियों को हम थोड़ा नौसेना और थल थल सेना के कर्मचारियों से अलग दिखा सके,
जो व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित मामलों का निष्पादन कर रहे हैं, उनको सिविल सेवक बोला गया। लेकिन अब सिविल सेवा को लेकर या सिविल सेवकों को लेकर कंपनी ने ठान लिया कि हम संगठित दृष्टिकोण अपनाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड व्यू पॉइंट डेवलप करेंगे। और इस कड़ी में दो नाम आते हैं, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस। हकीकत तो यह है कि औपचारिक सिविल सेवा की नींव लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने ही रखी थी, लेकिन उसे परिष्कृत, वैज्ञानिक व तार्किक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय कॉर्नवालिस को जाता है। इसीलिए भारत में सिविल सेवा का वास्तविक जनक हेस्टिंग्स को नहीं बल्कि किसको बोलते हैं? ये बात समझ गए? हाँ। नींव किसने रखी? हेस्टिंग्स ने। किसकी नींव रखी? सिविल सेवा की। लेकिन सिविल सेवा को तार्किक रूप किसने दिया? तार्किक स्वरूप प्रदान किया। और इसी वजह से कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा का जनक कहते हैं। कॉर्नवालिस ही भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखिए, केवल इतना कह देना काफी नहीं है ना, प्रमाणित भी तो करना पड़ेगा कि कैसे इसने सिविल सेवा को तार्किक रूप दिया, एक संगठित स्वरूप दिया। तो ध्यान रखिएगा, कॉर्नवालिस को बेसिकली उच्चतर सिविल सेवा का जनक माना जाता है। उच्चतर, जो कंपनी के कानून के माध्यम से गठित की गई। समझ रहे मेरी बात? हाँ, निम्नतर सिविल सेवा को अन्य आधारों पर गठित किया गया, लेकिन उच्चतर सिविल सेवा को कंपनी के कानून के तहत, इसीलिए इसको संविधिक सिविल सेवा भी बोला गया। तो ध्यान रखेंगे। कॉर्नवालिस कैसी सिविल सेवा का गठन किया? उच्चतर सिविल सेवा। ये लोअर सिविल सर्विसेज से अलग थी, उच्चतर सिविल सेवा। और ध्यान रखेंगे, कॉर्नवालिस का साफ साफ मानना था कि हम उच्चतर सिविल सेवा के अंदर भारतीयों के प्रवेश को सर्वथा वर्जित रखेंगे, क्योंकि ये उच्चतर सिविल सेवा को संरक्षित करके रखना चाहता था। इसके लिए ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रितानियों के लिए। ये पूरी कहानी से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं ना? हाँ। तो उच्चतर सिविल सेवा के संदर्भ में कॉर्नवालिस का साफ साफ मानना था कि यह केवल ब्रितानियों के लिए क्या होगी? हाँ, आरक्षित व संरक्षित होगी, है ना? संरक्षित होगी। अब सवाल ये उठता है कि कॉर्नवालिस उच्चतर सिविल सेवा केवल अंग्रेजों के लिए सुरक्षित क्यों रखना चाहता था, आरक्षित क्यों रखना चाहता था? उसके पीछे की वजह थी, कई वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि भारतीयों की ना तो उसे योग्यता में भरोसा था, मतलब भारतीयों की योग्यता में कोई भरोसा नहीं था उसको, और सबसे अहम बात, भारतीयों की निष्ठा पर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारी हुकूमत इनके साथ जैसा बर्ताव कर रही है, अगर थोड़ी सी भी बुद्धि हो तो हमें इनकी निष्ठा पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो ठीक ही कर रहा था। आप मान लीजिए
निरंतर गलत सोच के साथ किसी का शोषण कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपके मन में डर सताएगा ना। तो हम उसे निष्ठावान तो नहीं मान सकते, चाहे वो निष्ठावान दिखाने की कितनी भी कोशिश कर ले। तो कार्नवालिस का भी यही मानना था कि हम भारतीयों की निष्ठा में भरोसा नहीं कर सकते। प्लस कॉम्प्लेक्स सुपीरियोरिटी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार थे अंग्रेज। कहते थे ना कि हम सभ्य हैं, भारतीयों को सभ्य बनाने का हमारा नैतिक दायित्व है। खैर हमारे आचरण भी कुछ ऐसे थे। अब पता चला पति मर गया, पत्नी को जला दो, नाम दे दिया सती। ये सभ्य समाज की पहचान तो नहीं होती। 2 साल 2 साल की 3 साल की उम्र में शादी कर दो, ये सभ्य समाज की पहचान तो नहीं है। तो कई मामलों में आप अंग्रेजों को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते, बट फिर भी हमारा अपना मामला, जबरदस्ती क्यों सभ्य बनाओगे, बनना होगा हम बन जाएंगे। एक पक्ष तो ये भी हो सकता है ना, इस लिहाज से हम अंग्रेजों को गलत ही मानेंगे। हाँ, पढ़ा होगा ना आपने व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। हाँ, इतिहास में पढ़ते होंगे इसको। खैर देखिए, तो 2-3 पॉइंट। ये भारतीयों की योग्यता में भरोसा नहीं रखता था, भारतीयों की निष्ठा पर इसे भरोसा नहीं था, प्लस इसे मालूम था कि हम भारत में जो शासन संचालित कर रहे हैं ब्रिटिश मॉडल पे संचालित कर रहे हैं, और ब्रिटिश मॉडल के शासन से भारतीय लोग रूबरू नहीं हैं, उनसे ज़्यादा रूबरू हमारे मातृदेश के लोग हैं, ब्रिटिशर्स हैं। तो ब्रिटिश मॉडल पे भारत के अंदर अगर शासन सत्ता स्थापित करनी है तो इस हेतु भारतीयों की तुलना में अधिक योग्य तथा कॉम्पिटेंट कौन होगा, पता नहीं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसने क्या किया, उच्चतर सिविल सेवा से भारतीयों को दूर रखा, और यहीं से सिविल सेवा के क्षेत्र में संरक्षण प्रणाली की शुरुआत होती है। और किसका संरक्षण था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सबसे मजबूत बॉडी थी, शासी निकाय, जिसको बोला गया निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की सहमति थी। ठीक, अब देखिए आगे क्या हुआ। वेलेस्ली का नाम सुना होगा आपने, लॉर्ड वेलेस्ली। अच्छा, एक बिल्कुल छोटी सी बात बता रहा हूँ, हो सकता है आपको मालूम भी हो। ये कुछ नामों के पहले लॉर्ड लिख दे रहा हूँ, कुछ के पहले नहीं लिख रहा हूँ, क्या चक्कर है ये। 2 मिनट समझ लीजिए, कई लोग संकोच में पूछते नहीं हैं। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंट की ही तरह बाई कैमरल है, द्विसदनीय व्यवस्था है। एक सदन का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। हिंदी में हम जबरदस्ती इसी को कॉमन सभा लिख देते हैं, लेकिन बेहतर है हिंदी में भी लिखना हो तो हाउस ऑफ कॉमन्स ही लिखे। और दूसरा हाउस क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्लियर है। तो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं, ठीक वैसे ही वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स के चेयरपर्सन को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को स्पीकर कहा जाता है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के चेयरपर्सन को लॉर्ड चांसलर कहा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात, सामान्य भाषा में चांसलर कह लीजिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को चांसलर। और लॉर्ड सभा के पुरुष सदस्यों को लॉर्ड और महिला सदस्यों को लेडी। उधर कोई कह रहा लॉर्ड ही। क्या बात है। यार तो इस तरह से अपभ्रंश का सहारा ना ले। हाँ, ये बेसिकली लॉर्ड का आपने विकृत स्त्रीलिंग बता दिया। हाँ, विकृत, डिस्टॉर्टेड फॉर्मेट। पुरुष सदस्यों को लॉर्ड्स और महिला सदस्यों को लेडीज, लेडीज। क्लियर ये बात। हाँ, तो जिनके नाम के साथ लॉर्ड लगा हुआ है, ये समझिए कि लॉर्ड सभा के सदस्य थे। क्लियर ये बात। हाँ, वहाँ की लॉर्ड सभा में ये व्यवस्था रही है कि कई परिवारों के लिए लॉर्ड सभा में आजीवन सदस्यता दे दी गई है, और कईयों के यहाँ तो वंशानुगत। अच्छा, आप लॉर्ड सभा की सदस्य रही हैं, ऑनरेबल लेडी, तो आपके बाद आपकी जो बेटी होगी वो भी लॉर्ड सभा की सदस्य होगी, ऑनरेबल लेडी। फिर उसके बाद भी, हालांकि 1999 में लेबर पार्टी की सरकार ने इस परंपरा को खत्म कर दिया, लेकिन तब तो था ही, है ना। अब वंशानुगत नहीं है,
हाँ, लेकिन जीवन प्रयत्न वाला अभी भी एक कैटेगरी है, बहुत सारी कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी होती है, जिसमें आप जीवन प्रयत्न लॉर्ड सभा के सदस्य हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लॉर्ड जूरी हैं, लॉ लॉर्ड हैं, तो रिटायरमेंट के बाद अगर चाहते हैं कि रिटायरमेंट ले लें तो आप 70 साल पे रिटायरमेंट ले सकते हैं, और रिटायरमेंट के बाद आप लॉ लॉर्ड नहीं कहलाएंगे, लॉर्ड टेम्पोरल कहलाएंगे, सिंपली लॉर्ड कहकर संबोधित किया जाएगा। मस्त बने रहिए जिंदगी भर लॉर्ड सभा में, सारी सुख सुविधाओं का उपभोग करते रहिए। ये ब्रिटेन की लोकतांत्रिक व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। लॉर्ड सभा के माध्यम से जाने अनजाने में ब्रिटेन की जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, जो हायर सोशल स्टेटस रखने वाले लोग हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हायर स्टेटस वाले लोग भी, जिसे हम आमतौर पे लोअर स्टेटस वाला मान लेते हैं, उसको वो लोअर स्टेटस वाला नहीं मानते। समझ रहे मेरी बात? अगर आप कितने भी बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन अपने पास बैठे किसी छोटे से छोटे आदमी को भी आपने छोटा होने का एहसास नहीं कराया, तो आपके बड़े होने की आलोचना वो कभी नहीं करेगा। यही कहते हैं लोकतांत्रिक सोच। तो वहाँ की परंपराओं में लोकतंत्र काफ़ी समृद्ध है, इसलिए कभी आंतरिक विवाद की स्थिति पैदा नहीं होती। क्लियर ये बात? तो हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हटाइए इसको, बस समझाना था मुझे थोड़ा सा। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? फोर्ट विलियम। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। मकसद क्या था? सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देना। ये बेसिकली ट्रेनिंग कॉलेज था, जहाँ सिविल सेवकों को ट्रेनिंग दी जानी थी, है ना। सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु। समझ रहे हैं मेरी बात? अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा आपको पीछे ले चलता हूँ। याद होगा 1784 में एक एक्ट आया था, जो 1773 के एक्ट की कमियों की भरपाई करने के लिए, नाम था पीट का भारत अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट। उन दिनों इंग्लैंड का प्रधानमंत्री सर विलियम पिट जूनियर हुआ करता था, उसका बाप भी पहले प्रधानमंत्री रह चुका था ना, तो सर विलियम पिट जूनियर। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, क्योंकि कंपनी के शासी स्वरूप में बदलाव आ चुका था इस समय तक। ठीक है। 1784 ईस्वी का पीट का भारत अधिनियम, या पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 84 का ही था ना। हाँ, देखो जी, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आंतरिक प्रशासन तंत्र था, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें एक बड़ी तब्दीली की गई। क्या तब्दीली हुई? पहले, क्योंकि देखिए कंपनी के पास राजनीतिक अधिकार क्षेत्र तो आ ही गया था इस समय तक, वो तो मैंने कहा इस 1764 के बाद ही कहानी क्लियर हो गई थी। तो 1784 के एक्ट के पहले जो कंपनी थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अंदर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, निदेशक मंडल, समझ रहे हैं मेरी बात, इसके पास व्यवसायिक शक्तियों के साथ साथ, यानी कारोबारी शक्तियों के साथ साथ राजनीतिक शक्तियां भी आ गई थी। हम्म, शक्ति आ गई थी। लेकिन 1773 के नियामक अधिनियम के माध्यम से ही
ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्रिटिश संसद ने अपना रुझान प्रकट कर दिया था कि हम ब्रिटिश भारत के शासन प्रशासन के परिक्षेत्र में केंद्रीयकरण को लाना चाहते हैं। तभी आप देखेंगे कोलकाता के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, बम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को गवर्नर ही रहने दिया गया। ये क्या था? ये केंद्रीयकरण की दिशा में उठाया गया पहला औपचारिक कदम था। समझ रहे मेरी बात? अंग्रेजों ने 1773 के बाद ब्रिटिश भारत में सुधार के, शासनिक सुधार के उद्देश्य से जो रवैया अपनाई, वो दो रवैया अपनाया एक साथ। पहला, शासनिक परिक्षेत्र में सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पर कतरा जाए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो ये निदेशक मंडल था, यही मुख्य शासी निकाय था और ये गजब का ताकतवर हो गया था। इसके पास व्यवसायिक शक्तियां भी थी और राजनीति। इनको लेवल में लेने के लिए, इनकी शक्तियों को कट शॉर्ट करने के लिए ईट का जो भारत अधिनियम है, इसने कौन सी व्यवस्था कर दी? इसने कहा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का भी एक बॉस होगा और इसके बॉस का नाम क्या होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल। समझ रहे हो मेरी बात? नियंत्रक मंडल। और ध्यान रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो राजनीतिक शक्तियां थी, अब इससे छिन गई। और छीन कर किसको दे दी गई? ये बात समझ में आई? ठीक। इसी को बेसिकली ब्रिटिश भारत में द्वैध शासन की अनौपचारिक शुरुआत माना गया। क्या माना गया? अनौपचारिक शुरुआत। द्वैध शासन की औपचारिक शुरुआत होती है 1919 के भारत शासन अधिनियम से, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेग्यू उन दिनों भारत सचिव हुआ करता था और चेम्सफोर्ड वायसराय हुआ करता था, है ना? हाँ, खैर, ये सब चीज़ें आप पहले पढ़े होंगे, इतिहास में भी पढ़े होंगे, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ते समय भी पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो जितना चाहिए उतना मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ। आप इसे याद रख लीजिएगा। ठीक। तो राजनीतिक शक्तियाँ छीनकर यहाँ आ गई। बस इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप तक केवल एक सूचना पहुँचाना चाह रहा था कि आप बस इस चीज़ को विजुअलाइज कर लें कि जिस समय फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, उस समय कंपनी के शासी निकाय के अंदर नियंत्रक मंडल आ चुका था और नियंत्रक मंडल निदेशक मंडल से अधिक पावरफुल था। और ध्यान रखिएगा, कार्नवालिस के द्वारा प्रारंभ की गई संरक्षण प्रणाली को सहमति किसने दिया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो जाहिर सी बात है हस्तक्षेप कौन पैदा करेगा? क्लियर है ये बात? लेकिन भारत में सिविल सेवा के विकास के संदर्भ में नियंत्रक मंडल पहली बार हरकत में आता है 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के बाद, जब 1854 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में सिविल सेवा में सुधार हेतु मैकाले समिति का गठन किया जाता है। उस समय नियंत्रक मंडल एक्टिव होता है और कहता है बंद करो ये सारे ट्रेनिंग कॉलेज, कुछ नहीं चलेगा, इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं पर पहली बार जाकर ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा के क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही संरक्षण प्रणाली का अंत हो जाता है। बात करेंगे, अभी तो जस्ट फ्लैशबैक दिया मैंने इसका। वापस चलूं उधर। अब देखो, लॉर्ड वेलेस्ली ने बेचारे ने स्थापना तो कर दी कि सिविल सेवकों को हम यहाँ ट्रेनिंग देंगे, लेकिन कंपनी का शासी निकाय, तब मुख्य शासी निकाय, हालांकि नियंत्रक मंडल आ चुका था, लेकिन अभी सिविल सेवकों के संदर्भ में वो हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। तो अभी हस्तक्षेप किसका चल रहा था? निदेशक मंडल। निदेशक मंडल ने, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, निदेशक मंडल, नियंत्रक, इसको, हाँ, इसको कई बार लोग क्या लिख देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिख देते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टर्म नहीं है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये सब ट्रांसलेशन की कमी है। ये आजकल क्या होता है, हिंदी आती नहीं, अंग्रेजी में लिख दिए, लेकिन बेचना हिंदी में भी है, तो ट्रांसलेट कर दो भैया। अब ट्रांसलेटर के पास भी इस भूमंडलीकरण के दौर में कहाँ समय है? चैट जीपीटी लगा दिया गूगल गुरु का सहारा ले लिया, वो फैक्टर को लिख दिया कारक।
समझ रहे मेरी बात? बिग बैंग को लिख दिया विशाल धमाका, सारा अर्थ का अनर्थ हो गया। तो क्या बोलेंगे आप इसको? निदेशक मंडल, निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं। हाँ, निदेशक मंडल ने बेचारे वेलेजली के सपने पर पानी फेर दिया और कहा कि ऐसा है, कोलकाता में प्रशिक्षण नहीं होगा, ये प्रशिक्षण कहाँ होगा? एग्जैक्टली exactly, होलीबेरी नहीं, हेलीबेरी। हेलीबेरी में प्रशिक्षण ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित किया गया, नाम लिखा गया ईस्ट इंडिया ट्रेनिंग कॉलेज, ईस्ट इंडिया ट्रेनिंग कॉलेज। यहीं पर प्रशिक्षण होगा। क्लियर है ये बात? हम्म। ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मेंटेन रखिएगा। ये सारी कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं, मैं चाहता तो सीधे पढ़ा देता लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, 2 घंटा मोर देन एनफ होता और आप खुश होकर जाते कि मजा आ गया। लेकिन वो मजा एग्जाम में खुश हो जाता अगर थोड़ा भी सवाल घुमा देता तो हम चाह रहे हैं कि इसके इतिहास, भूगोल, कल्चर सब उधेड़ डालें। कहाँ से पूछेंगे? ठीक है, चलो जी। इसके बाद जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हम जहाँ पहुँचने वाले हैं वो है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। कौन? 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। आपको मालूम है इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी व्यापारिक शक्तियां थी कमोबेश सब खत्म कर दिया गया। हाँ, 13 में तो वैसे भी सीमित कर दिया गया इसे कि तुम केवल चीन के साथ सारी वस्तुओं का व्यापार कर सकते हो, अन्यों के साथ तुम्हारे अलावे और भी कंपनियां व्यापार करेंगी। हाँ, चाय के व्यापार में हम तुम्हारे डोमिनेंस को बनाए रखेंगे। क्योंकि इतना मुनाफा कमा के दे रही थी अंग्रेजों को तो उन्होंने छेड़ा नहीं इसको। और चीन के साथ क्यों इनका एकाधिकार रहा? क्योंकि चीन के साथ पहली बात, दूसरी कंपनियां व्यापार करना भी नहीं चाहती थी। चीनी तब भी बड़े उदंड हुआ करते थे, लूट लेते थे। समझ रहे मेरी बात? और चीन के साथ व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारी भरकम मुनाफा कमाती थी तो अंग्रेजों ने छेड़ा नहीं इन्हें। हाँ, तो इसलिए कहा जाता है कि चाय और चीनी में इन्हें सिमटा दिया गया। और 33 में तो कहानी इनकी खत्म ही हो गई। तो आर्थिक कहानी, व्यापारिक कहानी देखो। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के माध्यम से कोशिश किया गया कि जो उच्चतर सिविल सेवा है उसमें जारी संरक्षण प्रणाली में सुधार लाया जाए, यानी भारतीयों को भी अवसर दिया जाए। क्या कहा गया कि भाई सिविल सेवा के लिए पहली बात खुली प्रतियोगी परीक्षा हो, खुली प्रतियोगी परीक्षा। दूसरी बात क्या कहा गया? भारतीयों को भी उच्चतर सिविल सेवा में भागीदारी दी जाए। यानी आप कह सकते हैं कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम था सिविल सेवा के क्षेत्र में भारतीयों को कॉन्फिडेंस में लेने का एक प्रयास कर रहा था। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निदेशक मंडल था वो विरोध पर खड़ा हो गया, विरोध पर आमादा हो गया। और उसके विरोध की वजह से 1833 के चार्टर अधिनियम के सौजन्य से सिविल सेवा के क्षेत्र में विकास को लेकर जो भी योजना बनाई गई सब धरी की धरी रह गई। बात समझ में आ रही है? हाँ, यानी संरक्षण प्रणाली बनी रही, संरक्षण प्रणाली बनी रही। फिर बारी आती है 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम की, है ना? 1853 के चार्टर अधिनियम। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि गवर्नेंस की क्लास करने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी वाला पार्ट
हो जाना चाहिए। नहीं भी हुआ रहेगा फिर भी इत्मीनान से अगर ध्यान देकर आप पढ़ेंगे तो समझ तो जाएंगे ही। हाँ, लेकिन एक कन्फ्यूजन होगा कि कभी उछल के आप 1784 के पीठ के भारत अधिनियम की बात कर रहे हैं, कभी सीधे 1833 के चार्टर पे चले जा रहे हैं, कभी 1853 के चार्टर पे चले जा रहे हैं। तो थोड़ी असमंजस की स्थिति तो बनती होगी। हाँ, और नहीं बन रही है तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो देखो, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। देखो जी, भारत में सिविल सेवा के विकास पे जब लिखना होगा तो आप इसी सीक्वेंस को मेंटेन करेंगे, है ना। हालांकि इतना कुछ लिखने का अवसर नहीं मिलेगा आपको परीक्षा में, ये तो फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैं बता रहा हूँ। 1853 के चार्टर अधिनियम के सौजन्य से सिविल सेवा में, भारतीय सिविल सेवा में सुधार के लिए जगह रखी गई, मतलब पेशकश की गई। और इसी अधिनियम के दायरे में सन 1854 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में मैकाले समिति का गठन किया गया। क्लियर ये बात? अभी मेरे ऊपर ही ध्यान रखिए, अगल बगल मत रखिए। मेरे ऊपर नहीं रखना चाहते हैं तो कम से कम डिजिटल बोर्ड पे रखिए। तो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में क्या गठित हुआ? मैकाले समिति। मैकाले समिति 55 में ही इसने अपने अनुशंसा व्यक्त कर दी। बात करेंगे। तो अब सिविल सेवा के विकास के क्रम में आप कुछ समितियों और आयोगों के अनुशंसाओं को संक्षेप में ही सही लेकिन ध्यान रखेंगे, आंसर ड्राफ्टिंग में इससे मदद मिलेगी, है ना। मैकाले समिति कब गठन हुआ इसका? 1854 ईस्वी में। फिर 1886 में एचिसन आयोग का गठन हुआ। किसका गठन? एचिसन आयोग का। एचिसन आयोग 1886 ईस्वी में। फिर आता है इस्लिंगटन आयोग, ये रॉयल कमीशन था। इस्लिंगटन आयोग, इस्लिंगटन आयोग, इसका गठन कब किया गया बताओ? 1912 ईस्वी में। इसके बाद बारी आती है मांटफोर्ड समिति की। वही लोग, मांटफोर्ड, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड से मांट निकाल दिया गया और चेम्सफोर्ड से फोर्ड निकाल दिया गया। एक का उपसर्ग दूसरे का प्रत्यय यानी एक का प्रीफिक्स दूसरे का सफिक्स। मांटफोर्ड समिति। और फिर इसके बाद आता है विस्काउंट ली आयोग। अच्छा, मांटफोर्ड कब बना? 1918 में, है ना। विस्काउंट ली आयोग, ये भी लॉर्ड सभा का सदस्य था, है ना। हाँ, 1923 में, 1923 में। ठीक, और इसी की बुनियाद पर देखेंगे 1926 में सेंट्रल सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन किया गया, केंद्रीय सिविल सेवा बोर्ड का। फिर 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है और 1937 में क्या किया गया? हाँ, संघीय सिविल सेवा बोर्ड, है ना। और फिर जब हम आज़ाद हो गए 47 में, तो उसके बाद भारतीय सिविल सेवा। क्योंकि आज़ादी के समय तक केवल दो ही रह गए थे। हाँ,
हाँ। हम्म। ठीक है ना, समिति और आयोग ये लगभग बेसिकली समानार्थी ही होते हैं। अब आप कह सकते हैं कि किसी को चार्टर अधिनियम बोला गया, किसी को परिषद अधिनियम, किसी को भारत शासन अधिनियम, क्यों बोला गया? अब चार्टर अधिनियम उसको बोला गया जिसमें अधिकारों की बात की गई हो ज़्यादातर, ऐसा नहीं कि केवल अधिकार। काउंसिल मतलब परिषदों में अगर सुधार के मसले प्रोमिनेंट है तो काउंसिल बोल दिया गया। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ पर जो आयोग और समिति का संबंध है लगभग समानार्थी टाइप का है, कोई बहुत टेक्निकल डिफरेंस नहीं है। मन करे तो आयोग हटा के समिति लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई गलत नहीं काटेगा, है ना। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि ऐसा क्यों लिख दिया गया। ठीक है। हाँ। आमतौर पे अगर शाब्दिक मतलब ही आप जानना चाहें तो आयोग शब्द का प्रयोग बेसिकली उच्चतर प्रशासनिक परिक्षेत्र में अगर कोई व्यापक सुधार लाना हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयोग का नाम दे देते हैं। आयोग। आयोग। आयोग में भी एक सदस्य हो सकता है, एक से अधिक सदस्य हो सकता है। समिति में भी एक सदस्य हो सकता है, एक से अधिक सदस्य हो सकता है। समिति की तुलना में आयोग को अधिक वैधानिक सुरक्षा प्राप्त होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन दोनों का प्रयोग समानार्थी रूप से ही किया जाता है, इसमें कोई तकनीकी डिफरेंस नहीं। क्लियर है? क्योंकि देखिए भारतीय संविधान के अंदर जब आप आयोगों की बात करते हैं, आमतौर पर आयोगों को या तो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन प्राप्त होगा या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन प्राप्त होगा। लेकिन समितियों के कंटेक्स्ट में ऐसा आमतौर पे नहीं पाते हैं। हाँ, बट व्यवहारिक रूप से दोनों का मोटिव एक ही होता है। ठीक है। अब जैसे मान लो लोक सेवा आयोग, तो वैसे तो है नहीं कि लोक सेवा समिति बोलेंगे उसे। तो आयोग बस इतना जान लीजिए कि जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन हो, संवैधानिक या वैधानिक, हाँ, दर्जा हो, वो भी एक समिति ही है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स ही है। ठीक है। तो विस्काउंट ली आयोग 1953 में गठित हुआ। सॉरी, 1923 में, हाँ 1923 में। और फिर जब इससे आप आगे बढ़ते हैं, कहाँ आ जाएंगे? 1926, फिर 1937, और लास्ट में 1947। 1947 में आते आते हम किसकी बात करने लगते हैं? हाँ, भारतीय सिविल सेवा की। मूल रूप से भारतीय सिविल सेवा की बात 26 जनवरी 1950 के बाद हुई। इसके पहले क्या था कि आईसीएस और आईपीएस दो सिविल सेवाएं हुआ करती थी। समझ रहे हैं मेरी बात? आईसीएस और आईपीएस, इन दोनों को क्लब करके फिर क्या बोला जाने लगा हमारे यहाँ? हाँ, भारतीय मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज, मतलब आईसीएस और आईपीएस। इसको हमने, हाँ क्या बोला भाई? नहीं, देखो इसका एक स्पेसिफिक नाम है, अभी दिमाग से स्किप कर रहा है, अभी स्ट्राइक कर जाएगा। हाँ, ठीक है जी। एआईएस, ऑल इंडिया सर्विसेज, इन दोनों को मिलाकर क्या बोला गया? अखिल भारतीय सेवा। क्योंकि तब अंग्रेजों के समय अखिल भारतीय स्तर की दो ही सेवाएं हुआ करती थी आज़ादी के दौरान। कौन सी? आईसीएस और आईपीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विस। इनको हमने क्या बोला? अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा। अभी बताइए, अखिल भारतीय सेवा में कितनी सेवाएं हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज में तीन। एक कौन है? हाँ, आईएफएस फॉरेस्ट, है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसका गठन कब किया गया? 1966 में किया गया। और हम लोग अभी कब की बात कर रहे हैं? आजादी के आसपास की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब हमें यह समझना है कि भाई मैकाले समिति ने, इन समितियों को बहुत विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं, बट दो तीन पॉइंट इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, मैकाले समिति के माध्यम से जो पहली महत्वपूर्ण अनुशंसा पेश की गई, पहली महत्वपूर्ण अनुशंसा वो क्या थी? ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, किसके लिए? सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक। ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी।
ठीक, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें भारतीयों को भी अवसर दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा कहाँ आयोजित होगी? लंदन में होगी। परीक्षा कहाँ आयोजित होगी? लंदन में। बातचीत मत करिए। परीक्षा कहाँ आयोजित होगी? लंदन में। लंदन में। ठीक है। अच्छा, परीक्षा में शामिल होने की एज क्राइटेरिया क्या होगी? 18 से 23 वर्ष। क्या होगी एज? 18 से 23 वर्ष। दूसरी बात, इंग्लैंड के हेलीबेरी में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु जो प्रशिक्षण कॉलेज चलाया जा रहा है, उसे क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। हेलीबरी प्रशिक्षण कॉलेज बंद कर दिया जाएगा। ये 3-4 रिकमेंडेशन आपको याद रहेगी। हाँ। और जाहिर सी बात है, जब भारतीयों को भी अवसर मिलेगा उच्चतर सिविल सेवा में, इसका मतलब कि संरक्षण प्रणाली खत्म। हम्म, संरक्षण समाप्त। संरक्षण प्रणाली समाप्त कर दी गई। अगर आप बोर्ड वर्क ढंग से करते चलेंगे तो मुझे अलग से कुछ लिखवाना नहीं पड़ेगा, समय बच जाएगा, है ना? हाँ। क्योंकि यही चीज़ें इतनी विस्तार से हो गई कि हर क्रोनोलॉजी के अंदर एक एक लाइन भी लिखेंगे, 300-400 शब्द लिख ले जाएंगे, है ना? फिर भी अगर आपको लगेगा कि नहीं अलग से लिखना चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं लिखवा दूंगा। मतलब तनाव नहीं लेना है। अब आ जाए हम एचीसन आयोग की तरफ। हाँ। देखिए एचीसन आयोग ने क्या किया। एचीसन आयोग ने खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन इतना कहा कि सिविल सेवा में शामिल होने के लिए जो अधिकतम उम्र होगी वो 23 वर्ष होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। ठीक। सिविल सेवा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र 23 वर्ष। पहली बात। दूसरी बात, लंदन और भारत में एक साथ प्रतियोगिता आयोजित नहीं होगी। क्योंकि बात चल रही थी कि लंदन, और मांग मांग उठाई गई ना भारतीयों के द्वारा, ये इसमें साफ साफ क्लियर कर दिया गया। भाई भारतीयों को देखा गया, यहाँ पर देखिए इंग्लैंड में ही, लंदन में ही परीक्षा होगी। किसने बोला? मैकाले ने। तो भारत में विरोध होगा कि नहीं? क्यों भारत में क्यों नहीं होगी? जब लंदन में हो रही है उसी समय भारत में भी कराओ। इस पर आयोग का गठन हुआ, एचीसन आयोग। एचीसन ने क्या कहा? नहीं साहब, लंदन और भारत में, यानी इंग्लैंड और भारत में एक साथ प्रतियोगिता या एक साथ परीक्षा नहीं होगी। एक साथ परीक्षा नहीं होगी। इधर का मिटा देता हूं ये। एक साथ परीक्षा नहीं होगी। और क्या कहा? इसी एचीसन आयोग के दौर में उच्चतर सिविल सेवा और निम्नतर सिविल सेवा दोनों को आपस में मर्ज करके तीन अलग अलग तरह की सेवाओं का सृजन किया गया। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी यहां पर क्या किया गया? उच्चतर सिविल सेवा को अंग्रेजी में कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज कहा जाता है, समझ रहे हैं? और निम्न सिविल सेवाओं को नॉन कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज। उच्चतर, थोड़ा ध्यान देंगे चूंकि तथ्यात्मक चीजें हैं, आगे इसमें कुछ भी तथ्यात्मक नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि हम लोग क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो फैक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। उच्चतर सिविल सेवा प्लस निम्नतर सिविल सेवा। उच्चतर को अंग्रेजी में क्या बोला गया? कोवेनेंटेड ना। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हिंदी ट्रांसलेशन में भी कोवेनेंटेड ही करके लिख देगा, कोवेनेंटेड, ऐसे हिंदी में।
कोवेनेंटेड सिविल सर्विस, और इसको नॉन कोवेनेंटेड सिविल सर्विस। एचिसन आयोग ने अपनी अनुशंसा में कहा कि इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया जाए और मर्ज करके सिविल सेवा के एक नए रूप की बात करें, और वो नया रूप क्या होगा? इंपीरियल इंपीरियल सिविल सेवा। इंपीरियल सिविल सेवा। दूसरा क्या होगा? हाँ, प्रोविंशियल सिविल सेवा, प्रांतीय सिविल सेवा। हाँ, प्रोविंशियल सिविल सेवा। फिर बात की गई अधीनस्थ सिविल सेवा, है ना, सबॉर्डिनेट अधीनस्थ सेवा, अधीनस्थ सेवा। ठीक है, ये एचिसन आयोग की सिफारिश थी, और एचिसन आयोग में कहा गया कि देखिए इसकी सिफारिशों में अब इंपीरियल सिविल सेवा ही टॉप पे हुई, उसके बाद दूसरे क्रम पे प्रोविंशियल, और तीसरे क्रम पे अधीनस्थ। ये कहा गया कि उच्चतर सिविल सेवा में यानी इंपीरियल सिविल सेवा में कुछ भर्ती इंग्लैंड से होगी और कुछ भर्ती भारत से होगी, पहली बात। दूसरी बात, प्रोविंशियल सिविल सेवा से भी प्रोन्नत होकर लोग, मतलब कुछ सीटें इंपीरियल सिविल सेवा का हिस्सा बनेगी। ये बेसिकली एचिसन आयोग की प्रमुख अनुशंसा थी। क्लियर ये बात? हाँ, आज भी देखते हैं इसकी झलक दिखती है हमारे प्रशासन में। क्या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज वाले, पीसीएस वाले आईएएस काडर में नहीं जाते हैं? जाते हैं, कुछ ही जाते हैं। हाँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इस्लिंगटन आयोग पे, है ना। एचिसन आयोग मिटा दूं? इस्लिंगटन आयोग कब गठित हुआ? 1912 में। हाँ, इसकी अनुशंसा कब आई? 1915 में। और मालूम होना चाहिए कि उस समय दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो इसके माध्यम से जो भी अनुशंसाएं पेश की गई उसको एंटरटेन नहीं किया गया। समझ रहे मेरी बात? इस्लिंगटन आयोग की, इसलिए इस्लिंगटन आयोग को बहुत हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा, इसके बारे में यही लिख दीजिएगा कि 1912 में, है ना, रॉयल कमीशन के रूप में, रॉयल आयोग के रूप में इसका गठन किया गया, सिविल सेवाओं में, भारतीय सिविल सेवाओं में सुधार को लाने के उद्देश्य से, है ना। इसने अपनी सिफारिशें 1915 में जारी की, लेकिन उस दौरान प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था, इसलिए इस्लिंगटन आयोग की सिफारिशों को कंसीडर नहीं किया गया, गंभीरता से नहीं लिया गया। फिर आता है माउंटफोर्ड रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट? माउंटफोर्ड रिपोर्ट, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। उससे पहले मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था? 1919 में आया था, लेकिन ये रिपोर्ट कब आई? 1918 में। 18 में। हालांकि इसको लागू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के ही तहत, यानी भारत शासन अधिनियम, जिसको हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, उसी के तहत। और आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को कब लागू किया गया? 1921 में, 1921 में। और ध्यान रखेंगे, आज जो देखते हैं ना कि मंत्रियों के अधीन प्रशासक काम करेंगे, देखते हैं कि नहीं? नौकरशाह किसके अधीन काम करेंगे? मंत्रियों के। इस परंपरा का श्री गणेशाय 1919 के भारत शासन अधिनियम से ही माना जाता है। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं? चलिए, अच्छी बात है। देखिए, आज हमारे शासनिक तंत्र में आप देखते हैं जो पूरी सचिवालयी व्यवस्था है, या जो पूरी हमारी नौकरशाही है, हमारी नौकरशाही किसके प्रति जवाबदेह होती है? मंत्रियों के प्रति। और मंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? संसद के प्रति। संसद में कौन है? जनता है जी, बिल्कुल जनता है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता। तो हम कह सकते हैं ना कि नौकरशाह यानी ब्यूरोक्रेट्स
किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्टर। मिनिस्टर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट से सीधा कनेक्शन किसका है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। एक बात तो तय हो गया कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स, आपको नहीं लगता कि इस संरेखण को तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं? ब्यूरोक्रेट से हमेशा अपेक्षा की जाती है कि अगर मंत्री की बातें या मंत्री का सुझाव आपको अनुपयुक्त भी लगे तो भी आप उसे ऐसा महसूस नहीं होने देंगे, यानी आप उसके प्रति पूर्णतः निष्ठावान बने रहेंगे। अगर अपने सुझावों से उसे एनलाइटन करना है, अपने सुझावों से उसे रूबरू कराना है, तो भी आप अदब में रहकर शिष्टाचार का ध्यान रखते हुए अपनी बातें मंत्री महोदय के सामने रखेंगे। ये नहीं कि मंत्री जी से बात हुई, आप हीरो बनने के चक्कर में मीडिया में आ गए, कहे बताओ आठवीं फेल ये मंत्री बकवास कर रहा है, मैं इसको कितनी बढ़िया बातें बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भारतीय राज व्यवस्था के मानकों के अगेंस्ट जा रहे हैं। आप सीधे सीधे भारतीय संविधान पे उंगली उठा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, आप देखेंगे कई सारे सुधारों के साथ, कई सारे उपबंधों के साथ, यानी अन्य उपबंधों के साथ साथ प्रांतीय स्तर पे द्वैध शासन की भी व्यवस्था की गई थी कि नहीं? हाँ। तो कह सकते हैं कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से अन्य सुधारों के साथ साथ, अन्य सुधारों के साथ साथ प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की, द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। द्वैध शासन के बारे में आपको मालूम है ना? क्या था ये? हाँ, केंद्र और राज्य के बीच ना। अरे काहे का केंद्र राज्य, केंद्र नाम लाते ही सारा गड़बड़ हो जाएगा। जान तो रहे हैं, लेकिन ये जो आपकी मेमोरी है ना, जो सुषुप्तावस्था में चली गई है, वहीं पर ये कंसेप्ट जाकर मतलब ठहर गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ हमने इसके बारे में पढ़ा है ना, लेकिन याद नहीं आ पा रहा है। वो कैसे आएगा? रिवीजन तो करेंगे नहीं। रिवीजन तो यहाँ खड़ा मास्टर ही करेगा आपके बदले। हाँ, इसलिए कहा जाता है कि जो पढ़ें उसका रिवीजन करते रहें। देखो, द्वैध शासन क्या था प्रांतीय स्तर पे, और आगे से भूलना नहीं चाहिए भैया। देखिए, प्रांतों में बताइए कौन हुआ करता था इस दौर में? गवर्नर, और केंद्र के स्तर पे वायसराय, वायसराय। और वायसराय शब्दावली इतनी दुर्भाग्यग्रस्त रही कि कभी वायसराय को खुलकर लोगों ने वायसराय नहीं कहा, गवर्नर जनरल ही कहते रहे। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी नाम का चयन करें तो सोच समझ के करें। अरे काम बदल देते गवर्नर जनरल का, क्या दिक्कत थी? गवर्नर जनरल शब्द ही रहने देते हैं। लेकिन कई बार प्रतीकात्मक रूप से इस तरह से बदलाव होते हैं जानबूझ के, ताकि उसके माध्यम से दिखाया जा सके कि हमने व्यवस्था को बदला। जैसे देखेंगे, देखे होंगे आप, केंद्र या राज्य में जैसे नई पार्टी की सरकार बनती है, योजनाएं लगभग पिछली पार्टी वाली ही रहती है। योजना कैसे बदलेगी भैया? आप तो पूरा ढांचा देख चुके हैं। ऐसा थोड़ी है कि मंत्री जी बदल गए, नेताजी बदल गए तो ऑफिसर्स भी बदल गए। और नीति बनाने वाले कौन हैं? वही लोग हैं जो टिके हुए हैं लंबे समय से। तो पदाधिकारियों की संरचना में बदलाव नहीं होगा ना। वो आपके वोट से जीत के नहीं आ रहे हैं। एक बार उन्होंने एक मुश्त मेहनत कर ली, आंखें गड़ा ली, अब टिल रिटायरमेंट बने रहेंगे। आप उन्हें आमतौर पे छेड़ नहीं पाएंगे। अभी तो कहा जाता है इसको परमानेंट
एक्सेक्यूटिव, अस्थाई कार्यपालिका। ठीक है, मेरे चाय की लंका लग गई, कोल्ड टी हो गई। कोई बात नहीं। एक्चुअली आपके साथ डिस्कशन करने में इतना मजा आता है कि मैं खो जाता हूँ। देखिए, 1919 का ध्यान दीजिए, 1919 का भारत शासन अधिनियम, मैंने क्या कहा कि प्रांतीय स्तर पे द्वैध शासन की बात की गई। मतलब इस अधिनियम में ही डायरकी की व्यवस्था थी, प्रांतीय स्तर पे द्वैध शासन। प्रांतीय स्तर पे द्वैध शासन का मतलब हुआ कि प्रांत के अंदर जो गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर्स को, यानी कार्यकारी शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ दो भागों में बांट दी गई, दो भागों में बांट दी गई। तो प्रांतीय गवर्नरों की प्रांतीय गवर्नर की, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ किसी गवर्नर को लेकर, उसे सारे गवर्नरों की प्रशासनिक शक्तियों के साथ ऐसा किया गया। तो प्रांतीय स्तर पे जो गवर्नर होते थे, इनकी कार्यकारी शक्तियों को, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है ना, प्रशासनिक शक्तियों को प्रशासनिक शक्तियों को दो हिस्सों में बांट दिया। अब शक्ति का बंटवारा कैसे होगा? अधिकार क्षेत्र के आधार पर ना। जैसे मान लीजिए, प्रशासन से जुड़े हुए 20 अलग अलग मुद्दों पर निर्णय लेने की आपके पास शक्ति है, वही तो आपकी प्रशासनिक शक्ति है। तो 20 मुद्दों को क्लासिफाई कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिन जिन सॉरी जिन जिन विषयों पर प्रांतीय गवर्नर निर्णय ले सकते थे, प्रशासनिक निर्णय, उन विषयों को दो सूचियों में सूचीबद्ध कर दिया गया। क्या बोला गया? एक को बोला गया आरक्षित सूची। अब अंग्रेज कहीं भी आरक्षित बोलेंगे तो इनका मंसूबा आप समझ सकते हैं, भारतीयों को तो जगह नहीं देंगे वहां। आरक्षित सूची। और दूसरा हस्तांतरित सूची। समझ रहे मेरी बात? आरक्षित सूची में जितने महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषय थे, वो सारे के सारे आरक्षित सूची में जोड़ दिए गए। कभी महत्वपूर्ण विषय कहाँ जोड़ दिए गए? प्रशासनिक आरक्षित सूची में। और जितने वाहियात विषय थे, मतलब इंफेरियर सब्जेक्ट्स, वो कहाँ जोड़ दिए गए? हाँ, हस्तांतरित सूची में। तो कह सकते हैं कम महत्व के विषय, आप वाहियात लिखेंगे नहीं। हाँ, ये इसलिए बोला था कि आपके दिमाग में ये छप जाए, कम महत्व के विषय है ना, कम महत्व के विषय, मतलब अपेक्षाकृत कम महत्व के विषय कहाँ रख दिए गए भैया? हस्तांतरित सूची, हस्तांतरित सूची। अब देखिए, आरक्षित सूची के विषयों पर निर्णय लेने की शक्ति ब्रिटिश पदाधिकारियों को दे दी गई। किसको दी गई? ब्रिटिश पदाधिकारी। और उन्हें क्या बोला गया? काउंसलर्स। काउंसलर्स। तो इन विषयों पर निर्णय लेने की शक्ति काउंसलर्स को दे दी गई, दे दी गई। और ये काउंसलर्स कौन थे? ब्रिटिश पदाधिकारी थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, राइट, ब्रिटिश ऑफिशियल। अच्छा देखिए, हस्तांतरित सूची के विषयों पर निर्णय लेने का दायित्व किसको सौंप दिया गया? भारतीय मंत्रियों को, भारतीय मंत्रियों को। और ये जो भारतीय मंत्री थे, किसके प्रति जवाबदेह थे? प्रांतीय परिषदों के प्रति, है ना, प्रोविंशियल काउंसिल्स। ये मंत्री प्रांतीय परिषदों के प्रति जवाबदेह थे। अच्छा बताइए, ये काउंसलर्स किसके प्रति जवाबदेह थे? किसी के प्रति नहीं, किसी के प्रति नहीं। अब जरा सोचिए, जो
सारे महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा है, और जिसके बारे में निर्णय ले रहा है उसके प्रति उसकी कोई जवाबदेहिता नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इतनी बेकार व्यवस्था थी ये। इसीलिए द्वैध शासन व्यवस्था सफल नहीं हुई। ये मुंह के बल धड़ाम से गिरी। ये एक विफल व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक विषय वस्तुओं का बंटवारा बड़ा ही गैर वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। जैसे देखिए क्या किया था इन लोगों ने। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर को रख दिया हस्तांतरित सूची में। कहाँ रख दिया? हस्तांतरित सूची में। लेकिन सिंचाई आरक्षित सूची में। अब बिन वर्षा कृषि सुखानी। मान लीजिए वर्षा नहीं हुई, तो आपको नहीं लगता कि भारतीय मंत्री प्रांतीय परिषदों के प्रति जवाबदेह हैं, और मंत्री जी भारत के लोगों के बीच में, लोग इनका कान खाएंगे? कुछ करिए, सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद होने जा रही है। अब बेचारे कहेंगे कि अब क्या करेंगे, कहाँ से ये निर्णय लेंगे? सिंचाई से संबंधित निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? काउंसलर्स के पास। काउंसलर्स तक ना तो जनता की कोई पहुंच है, और ना ही जनता के प्रति उनके अंदर कोई जवाबदेहिता है। तो बताइए, ऐसी व्यवस्था एंड्योरिंग होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी, दूरगामी होगी? नहीं, ये विफल रही। इसीलिए देखेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय स्तर पे द्वैध शासन लाने की व्यवस्था की गई। लेकिन लोग इतना पहले से बुरे अनुभव से गुजरे हुए थे कि वो व्यवस्था सिद्धांत में ही रहकर सिमट गई, व्यवहार में कभी लागू। तो हमारे यहाँ केंद्रीय स्तर पे द्वैध शासन व्यवहार में कभी लागू नहीं हुआ, केवल 1935 के भारत शासन अधिनियम की धाराओं के रूप में सिमट के रह गया, क्योंकि वो अनुभव हमने देख लिया था 1919। तो देखिए, ये सब तो बकवास की बातें हुई, इधर उधर की, कोई मतलब नहीं इसका। मूल मुद्दा ये है, ये जो भारतीय मंत्री थे, सिविल सेवकों को इन्हीं के अधीन रखा गया। मेरी बात समझ रहे हो? सिविल सेवकों को इन्हीं के अधीन रखा गया। ये बेसिकली द्वैध शासन व्यवस्था का ही एक पहलू था। सिविल सेवक किसके अधीन होंगे? सिविल सेवक भारतीय मंत्रियों के अधीन होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? भारतीय मंत्रियों के अधीन होंगे। और उसी समय से मंत्री सिविल सेवक संबंध का सूत्रपात होता है। मंत्री सिविल सेवक संबंध की शुरुआत होती है। अगला हेडिंग डालिए, मंत्रियों तथा सिविल सेवकों के मध्य संबंध। अच्छा हाँ, लीव डिस्काउंट आयोग की क्या मुख्य रिकमेंडेशन थी? इसकी मुख्य रिकमेंडेशन यही थी कि भारत में सिविल सेवा के संदर्भ में आवश्यक सुधार को लाने के लिए 1919 के भारत शासन अधिनियम में अभिव्यक्त प्रावधानों का अनुसरण किया जाए। क्लियर ये बात? और कुछ विशेष नहीं था। भारत में मंत्री सिविल सेवक संबंध, मंत्री सिविल सेवक संबंध, ये पॉइंट था ना, एक फैसेट ये। हाँ, जब यहीं से हम लोग यू टर्न ले लिए, सफर समाप्त नहीं हुआ है, रास्ता बदला है थोड़ा सा, क्योंकि जिस रास्ते पर जहां तक चलना था चल लिया, अब रास्ता बदलेंगे, तभी आसानी से मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अगर सीधे चलते रहे तो भटक जाएंगे। तो भारत में मंत्री सिविल सेवक संबंध। अब चूंकि आप भारतीय शासन की पूरी संरचना से वाकिफ हैं, है ना? अरे भाई, पूरी सचिवालयी व्यवस्था, निदेशालयी व्यवस्था, सब तो आप देख ही रहे हैं। एक बार वापस उधर लौट के चलते हैं, ताकि नए सिरे से और बेहतर तरीके से हम इसे समझ सकें। देखिए, हमारे यहाँ आप सबको मालूम है कि भाई वास्तविक जो कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां भारतीय संसदीय व्यवस्था के अंदर किसके पास होगी? सरकार के
मुखिया के पास, सरकार के मुखिया के पास। यानी हमने महामहिम को यहीं साइड लाइन कर दिया, उनकी तरफ झांकना भी नहीं है। वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किसके पास है? सरकार के मुखिया के पास। सरकार का मुखिया यानी भारत में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री एक भारी भरकम मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करता है ना। तो आप कह सकते हैं मंत्रिपरिषद, जिसको हम मंत्रिमंडल भी बोलते हैं, मंत्रिपरिषद का प्रमुख है। ठीक है। प्रधानमंत्री की यह मंत्रिपरिषद किसके सहयोग से काम करती है? नौकरशाहों, सामान्य भाषा में कह लीजिए सिविल सेवकों। सिविल सेवकों। अब इन सिविल सेवकों के भी दो फाड़ हो जाते हैं। एक वे सिविल सेवक जो सचिवालय के हिस्से होते हैं, और सिविल सेवकों की एक दूसरी कैटेगरी जो निदेशालय के हिस्से होते हैं। निदेशालय। ठीक। इनको सामान्य भाषा में हम क्या बोल सकते हैं? मंत्रालय। तो मिला जुला कर हमारे पास एज ऑफ नाउ अगर हम कंक्लूड करें तो तीन महत्वपूर्ण संरचना दिखेगी। मंत्रालय, सचिवालय और बगल में निदेशालय। मंत्रालय और सचिवालय दोनों को एक साथ आप मिला देंगे तो क्या बनेगा? सचिवालयी व्यवस्था। ठीक है, बहुत बढ़िया। सचिवालयी व्यवस्था। अब मंत्रालय में प्रधानमंत्री महोदय भी हैं, अलग अलग मंत्रीगण हैं, मंत्रियों की अलग अलग श्रेणियां हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ दिखेगी। ठीक है। अब देखें, सचिवालयी व्यवस्था निदेशालयी व्यवस्था से अलग है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और अलग क्यों रखा गया है? विपाटन प्रणाली के तहत रखा गया है। ठीक। उन सब की चर्चा करने की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम इन तीनों को एक साथ मिला दें, सचिवालयी व्यवस्था प्लस निदेशालयी व्यवस्था, तो बताइए भारत की वास्तविक कार्यपालिका की संरचना साफ साफ आपके सामने दृष्टिगोचर होगी कि नहीं? यह है भारत की वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका। इस कार्यपालिका के जो घटक हैं, दो तरह के लोग हैं, राजनीतिज्ञ और नौकरशाह। राजनीतिज्ञ और नौकरशाह। राजनीतिज्ञ और नौकरशाह। लेकिन ये ना भूलें कि भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में किसकी चलेगी? जनता की। जनता किसके माध्यम से चलाएगी? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। और जनप्रतिनिधि ही तो मंत्री बनते हैं। ठीक। तो ध्यान रखेंगे, नौकरशाह के नौकरशाह के बॉस की भूमिका में यहां कौन होगा? तो इस शब्द के चयन को आप अनुपयुक्त नहीं मानेंगे, ये बिल्कुल सटीक शब्द है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये एकदम सटीक शब्द है। इसका बॉस कौन होगा? राजनीतिज्ञ। राजनीतिज्ञ का संबंध किससे है? मंत्री। नौकरशाह का संबंध? सिविल सेवक, है ना। वापस चलिए, इधर देखिए। इस पूरी कार्यकारी व्यवस्था में जिसके हवाले से, जिसके सौजन्य से देश के शासन प्रशासन का संचालन हो रहा है, दो ही तरह के लोग शामिल हैं, एक तो मंत्री और दूसरे नौकरशाह। लेकिन मंत्री लोग बदलते रहेंगे, नौकरशाह नहीं बदलेंगे। इसीलिए इनको बोला गया कार्यपालिका के अस्थायी सदस्य, और इनको क्या बोला गया?
अस्थाई। माना कि ये अस्थाई हैं, लेकिन जब तक हैं बॉस हैं, एंड बॉस विल बी ऑलवेज बॉस, बॉस विल बी ऑलवेज राइट। तो नौकरशाहों को मतलब ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप इस मान्यता को पूर्णतः स्थापित मान्यता मानकर चलेंगे कि आपके नेता चाहे कितने भी बकलोल हों, वो जो भी कहें दे आर ऑलवेज राइट। तो ही जाकर कार्यकारी व्यवस्था में आप सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? हम्म। अब देखिए, जरा सोचें, मंत्री जी जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने वोट बैंक के रसूख का भी ध्यान रखते हुए, पार्टी के रसूख का ध्यान रखते हुए, सब कुछ केस स्टडी करके नीति बनाने के लिए किसको बोलेंगे? सचिवालय के अंदर बैठे नौकरशाहों को। ठीक, नौकरशाह अगर उनकी इच्छा व अपेक्षा के अनुरूप नीति बनाते हैं तो मंत्री जी और इनमें संबंध अच्छे बने रहेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि सचिव महोदय मंत्री महोदय को खूब समझा रहे हैं, लेकिन मंत्री महोदय की दिमागी क्षमता ही वैसी नहीं है कि उसको समझ पाए, तो ऐसे में क्या होता है? इरिटेट हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे। और कभी कभी तो इतना इरिटेट हो जाएंगे कि तुरंत धमकी दे डालेंगे, 24 घंटे में पटक के यहाँ से वहाँ फेंक दूंगा, ट्रांसफर, यहाँ से उठाकर वहाँ पटक दूंगा। अब बताइए, मंत्री और नौकरशाह का संबंध यहाँ बिगड़ा कि नहीं? और क्यों बिगड़ा? मानसिक अभियोग्यता में अंतर की वजह से। और निसंकोच आप इस पॉइंट को लिखिएगा, मंत्री नौकरशाह संबंधों में तल्खियों के कारण क्या है? ये एक बहुत बड़ा कारण है। अब देखिए, मंत्री जी जातिवादी राजनीति की पैदाइश हैं, जातिवाद के आधार पर वोट लेकर आए हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? और नौकरशाह बेचारा तमिलनाडु काडर का है, उसे बिहार की जातिगत राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है। अब मंत्री जी चाहेंगे, देखो भाई, जो भी काम हम आपको भेजें, और कुछ करिए या मत करिए, मेरी बिरादरी वालों का काम हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि इन्हें हम कुछ भी करें वोट हम ही को देंगे, तो हमारा भी कुछ दायित्व तो बनता है भाई, इनके लिए काम करना होगा। अब मंत्री जी चाहेंगे कि नौकरशाह हमारी विचारधारा के साथ चले। नौकरशाह भारतीय संविधान पढ़कर आया है, भारत का इतिहास पढ़ा है, सब कुछ एक आधुनिक माहौल में उसे प्रशिक्षण मिला है, तो वो तो इन चीज़ों को संविधान के प्रतिकूल मानता है। और प्लस उसे मालूम भी नहीं है कि भाई बिहार की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, उसके दिमाग में तो तमिलनाडु की सामाजिक व्यवस्था है। तो मंत्री जी का अनुरूप कार्यकर्ता नहीं दिखेगा, मंत्री जी बिगड़ जाएंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि बढ़िया रैंक आ गई, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार काडर ही मिल गया, तो बिहार की सामाजिक व्यवस्था की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ कूट कूट के आपके दिमाग में भरी है। अगर आपको लगा कि नहीं, मंत्री तो काम का साबित हो सकता है, इसके अंदर जातिवाद का कीड़ा है, अब यहाँ नौकरशाह अपनी सत्य निष्ठा को बचा पाने में कई बार अक्षम हो जाता है। इंटेग्रिटी, उसे लगेगा कुछ नहीं, 8-9 साल नौकरी करते हैं, जब ऐसे ऐसे गधे राज्य की कमान संभाल रहे हैं, तो हम इतना पढ़ लिख कर क्या करेंगे? समझ रहे मेरी बात? हम्म, गधा का मतलब होता है मूर्ख, इसे आप डिसअप्रूविंग कंटेक्स्ट में नहीं लेंगे। हाँ। मतलब अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे लोग, बहुत आ, आप कह सकते हैं दृष्टिकोण भी उनका बहुत व्यापक नहीं है, और ये लोग जब शासन की कमान अपने हाथ में रखे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? फिर पता चला आनन फानन में रिजग्नेशन देंगे, और फिर बोलेंगे, मैंने नारा लगाएंगे जो लगाई है ना, जन जन का सुराज, जन सुराज, और सारे आकर घुस जाएंगे उधर। लेकिन जब व्यवहार में उन्हें राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तब उन्हें लगेगा, यार यहाँ की जो परीक्षा है वो बड़ी टफ है पहले वाली उतनी टफ नहीं थी। तो मेरा कहने का मतलब कि जब राजनेता और नौकरशाह के बीच नेक्सस बन जाए, किसी भी आधार पे गठजोड़ बन जाए, चाहे वो करप्शन को लेकर ही, फिर समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि प्रशासनिक दक्षता प्रभावित होगी, प्रशासनिक दक्षता प्रभावित होगी।
एक और बात, कई बार नौकरशाहों को लगता है कि मंत्री को बताने का कोई लाभ क्या है, उसको समझ में तो आना नहीं है। ये कई बातें छुपा ले जाते हैं नौकरशाह मंत्रियों को। हाँ, शासन प्रशासन की जटिलता से संबंधित, जन आकांक्षाओं से संबंधित, पब्लिक डिमांड से संबंधित उन तक पहुंचाते ही नहीं है। और पता चला किसी ने मंत्री जी का कान भर दिया कि बताइए क्षेत्र में ऐसा होना था, पता नहीं कैसा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ला कर रखे हैं। अरे हटाइए यहाँ से, किसी बढ़िया आदमी को लाइए, अपना आदमी जो जनता का काम करे। अब मंत्री जी को पता चला कि यार ऐसा हुआ, डीएम मुझे बताया क्यों नहीं। और मंत्री जी को बहुत इतना ध्यान नहीं रहता कि ये कैसी परीक्षा पास करके गए हैं, क्या गए हैं, वो बस टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स देखते हैं, हायरार्की, पदानुक्रम। और उन्हें मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पदानुक्रम में, पद सोपान में मुझसे बहुत नीचे है। समझ रहे मेरी बात? हाँ। तो उनके दिमाग में बस प्रोटोकॉल का कीड़ा होता है। उन्हें लगा यार ये तो प्रोटोकॉल को तोड़ा, इसे बताना चाहिए था। अब मंत्री जी क्या करेंगे? फोन उठाए, बगल में जनता बैठी है, जनता के बीच अपना अंड बंड बोलना शुरू किए, जनता तालियां मार रही है। बताइए, वो जो वो जो नौकरशाह है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आप लोगों के सामने बकवासबाजी कर रहे हैं और उसे मालूम है वही चीजें मीडिया में फ्लोट कर रही है, कैसा लगेगा उसको? तो यही कहेगा बेटा चिंता ना करो, बस चुनाव तुम हार जाओ, फिर तुम्हें बताते हैं हम, फिर तुम करना रहे। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। तो तो हमारे यहाँ ये सब समस्याएं हैं, ये बड़ी गंभीर समस्याएं हैं मंत्री और नौकरशाह के संबंधों को लेकर ना। अच्छा, एक और बात बताऊं, ये समस्या हाल फिलहाल के दिनों की नहीं है, ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के दौर से ही चली आ रही। क्योंकि आमतौर पे अधिकारी कौन होते थे? सिविल सेवक, अंग्रेजी ज़्यादा हुआ करते थे ना हायर सिविल सर्विसेज में, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में। और मंत्री भारतीय, भारतीयों को हे दृष्टि से वो देखते थे। मंत्री जी कुछ कहे भी तो मंत्री जी भी बोलते थे हुजूर ऐसा कर दिया जाए, कैसा रहेगा? ऐसा है, बाद में आइएगा, अभी समय नहीं है। अब फिर इन्हें रियलाइज होता था यार द्वैत शासन में इनको मेरे अधीन रखा गया है और व्यवहार में तो हम इनके अधीन हैं, ऐसा ये बर्ताव कर रहे हैं। वो परंपरा आज भी किसी न किसी रूप में देखने को मिलती है। तो इसलिए मंत्री और इनके संबंध कई बार तल्ख हो जाते हैं। और तल्खी की वजह क्या हो सकती है? और तल्खी की वजह क्या हो सकती है? एक तो मंत्रियों के बिहाफ पे संकीर्ण राजनीतिक कारकों को आप कंसीडर करेंगे कि संकीर्ण राजनीतिक कारक कई बार मंत्रियों के मन में पूर्वाग्रह का भाव जागृत कर देते हैं और वो अधिकारियों के प्रति पहले से ही पूर्वाग्रहग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए ट्रेनिंग में नौकरशाहों को, ब्यूरोक्रेट्स को सलाह दी जाती है कि चाहे तुम्हें कोई कितना भी उकसाए, उकसना नहीं है। मतलब उनके बहकावे में नहीं आना है कि तुम्हारी एक बात को रिकॉर्ड कर लेंगे और तुम्हारी पूरी सर्विस प्रोफाइल खराब कर देंगे। ये इनका क्या है, ये तो आए दिन कभी फूलों की माला ओढ़ेंगे, कभी जूतों की माला। क्योंकि उनका सारा काम किस पर निर्भर करता है? जन आकांक्षाओं पे, जन आकांक्षाओं पे। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है, यहां तक पहुंचने के लिए कितना लात जूता खाकर आए हैं, कितना अपान का घूंट पिए हैं, ये तो इन्हीं को मालूम होगा। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है। आप एक बेहद उदार माहौल में रहकर पढ़ाई किए हैं, एक बेहद शानदार माहौल में, सभ्य माहौल में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि अगर ये गलतियां भी करें तो इनकी गलतियों का बहुत लोड नहीं लेना है और पूरी सत्यनिष्ठा व ईमानदारी के साथ अपने संविधान सम्मत दायित्वों का निर्वहन करना है। क्योंकि देखिए हमारे संविधान में सिविल सेवा के संबंध में विशेष प्रावधान है, मतलब संवैधानिक प्रावधान है। आप चले जाइए संविधान के 14वें भाग में ना, खोलिए अनुच्छेद 308 से लेकर 323, इसके संबंध में है, सिविल सेवा के संबंध में, सिविल सेवा के संबंध में। तो सिविल सेवक एक ऐसा ड्राइवर होता है कि जब सड़क पर अपनी गाड़ी लेकर चलेगा, खुद की सुरक्षा का जिम्मेदारी तो उसे निभाना ही है, सामने वाले की गलतियों का भी ध्यान रखना है। अगर किसी ने आकर गाड़ी ठोक दी तो आप ये नहीं कहेंगे कि उसकी गलती है, आपने बचाई क्यों नहीं अपनी। अब समझ लीजिए, इसे कहते हैं द्विधारी तलवार पर चलना। यानी चलते समय खुद की सुरक्षा की भी चिंता करो और ये भी चिंता करो कि भैया मेरे, उसकी भी सुरक्षा बनी रहे, क्योंकि उसे उसकी चिंता नहीं है। वो अगर
जबरदस्ती आकर आपसे टकराना भी चाहे तो आप ही बचकर निकलिए। इसीलिए कहा जाता है कि पेशेंस, परसिवरेंस, ये सारी चीज़ें परीक्षा प्रणाली के दौर से ही, मतलब परीक्षा प्रणाली से गुजरते के साथ ही आपके अंदर विकसित होने लगती है। एक बार फेल हुए, फिर भी पेशेंस बना हुआ है। दूसरी बार भी बारात मर्जाद रही, फिर फेल हुए, फिर भी पेशेंस बना हुआ है। कई कई लोग देखेंगे चौथे पांचवें छठे अटेम्प्ट में सिलेक्शन पाते हैं, लेकिन पा लेते हैं क्यों? धैर्य। और जो सिलेक्शन से पहले ही इतना धैर्य का अनुभव कर चुका है, आप उससे अपेक्षा कर सकते हैं कि सिलेक्शन के बाद गड़बड़ नहीं करेगा। और आमतौर पे सिविल सेवक सीधे सीधे मंत्रियों से पंगा नहीं लेते। कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी ने पंगा ले लिया तो पता चला कि उसके पीछे भी उसके सर पे किसी दूसरे नेता का हाथ होगा, अन्यथा पंगाबाजी नहीं करते। ठीक है, ये अपने सर्विस रूल, सर्विस कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और ऐसी मान्यता है, मान्यता के साफ साफ आपको ये संरचना देख के ही लग जाएगा कि अगर सिविल सेवक यानी नौकरशाह और मंत्रियों के बीच अच्छी ट्यूनिंग हो, आपको नहीं लगता कि शासन प्रशासन आसान हो जाएगा? हाँ, जनता के हितों को वरीयता प्राप्त हो सकेगी, जन भावनाओं को शासन व्यवस्था आसानी से समझ सकेगी, उसे पूरा कर सकेगी। इसीलिए संसदीय लोकतंत्र में, मुख्य तौर पे भारतीय संसदीय लोकतंत्र में, मंत्री और सिविल सेवकों के बीच अच्छा संबंध होना नितांत आवश्यक है, अन्यथा राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा धरी की धरी रह जाएगी। समझ रहे मेरी बात? अब जरा सोचिए, भारतीय शासन व्यवस्था में अगर वंचितों के उत्थान पर अतिरिक्त बल नहीं दिया गया तो शासन अपने मकसद में कभी कामयाब हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। इसका मतलब कि शासनिक गतिविधियों का ठीक तरीके से क्रियान्वयन हो सके, सरकार की नीतियों का आम जनता के हित में कुशलता के साथ क्रियान्वयन हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि शासनिक तंत्र के अंदर किसी भी तरह का गतिरोध पैदा न हो। मंत्री और नौकरशाह के बीच पैदा तनाव अपने आप में शासनिक गतिविधियों के संचालन की दिशा में बहुत बड़ा गतिरोध माना जाएगा, डेडलॉक माना जाएगा, और इस डेडलॉक से हमें बचना होगा। अब इसके लिए दोनों को अपना अपना दायित्व तो समझना होगा। ध्यान रखिएगा, आप मंत्री बन गए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप ब्रह्मा बन गए। आप मंत्री हैं तो आपको ये समझना होगा कि बॉस होने के नाते तालियों के भी हकदार हैं और गालियों के भी हकदार हैं। मंत्री लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई योजना विफल हो गई, ठिकरा किसके माथे फोड़ देंगे? जिलाधिकारी ने ठीक से काम नहीं किया, मंडलाधिकारी ने सब चौपट कर दिया, सचिव की गलती है। यानी अपनी गलती नौकरशाहों के मत्थे मढ़ देते हैं। नौकरशाहों के ऊपर तो वैसे भी कई तरह के प्रतिबंधन है, वो अपनी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के अधिकार का खुल के उपभोग नहीं कर सकता, अभिव्यक्ति की आज़ादी का खुलकर उपभोग नहीं कर सकता। तो आप ठिकरा फोड़ के निकल गए, ये गलत है। मंत्रियों को अगर ताली लेने का शौक है तो गाली के लिए भी तैयार है। कहने का मतलब सीधी बात कि आप अपनी जवाबदेही समझें, अपनी जिम्मेदारी समझें, है ना? आप अपनी जवाबदेहिता और जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ये मंत्रियों को आप समझाएंगे। उत्तर लेखन में ऐसे समझाने की जरूरत नहीं है ना। मंत्रियों को क्या सुझाव देंगे और क्या समझाएंगे मंत्रियों को? मंत्रियों को यही समझाएंगे कि वोट मांगने की बात हो तो आप तमाम संकीर्णताओं का हवाला दे सकते हैं, लेकिन नीति निर्माण में कम से कम ये गंदगी मत फैलाइए। क्योंकि कोई मंत्री या उस मंत्री का सचिव जब किसी नीतिगत फैसले के बारे में बात करता है, किसी नीति निर्माण के बारे में बात करता है, तो उसका संबंध केवल एक मंत्री या मंत्रालय से नहीं होता, बल्कि समूची सरकार से होता है। और सरकार तो सबके लिए है, वोट देने वालों के लिए भी और नहीं देने वालों के लिए भी। क्लियर है ये बात? हम्म, ये है बेसिकली मंत्री नौकरशाह संबंधों का पक्ष और
विपक्ष आप सुझाव भी दे देंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। हाँ। हाँ, लेकिन चूंकि हम लोगों ने सारी चीज़ें व्यवहारिक संदर्भ में समझा, सैद्धांतिक रूप में इसे नियोजित तरीके से कैसे लिखेंगे, कल जब मैं आऊँगा तो आप मुझे याद दिलाइएगा कि मंत्री नौकरशाह संबंधों की रूपरेखा है ना। संबंधों में तनाव के कारण अच्छे संबंध कैसे होंगे और क्या भविष्य की राह हो सकती है, संक्षेप में 1-1.5 पेज में आप लिख लेंगे तो आपके लिए सहूलियत होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।